ब्रिक्स ब्रिक्स का समिट भारत में होने वाला है। भारत की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स भी आए अबाउट द ब्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भई रशियन फॉरेन मिनिस्टर आके आने वाले हैं ब्रिक्स समिट के लिए एंड सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रियल पॉलिटिक्स व्हिच इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड भारत ने भी कल जो स्टेटमेंट दिया है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब इन ब्रिक्स नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है ऑन एनर्जी फ्लोज एंड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज एंड हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको आगे लेके जाना है विद की ब्रिक्स मेंबर्स इन्वॉल्व इन द क्राइसिस कंसेंसस बड़ा डिफिकल्ट है बट फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं काम करके इसको कुछ आगे लेके जाएंगे व्हाट डज दिस ऑल मीन लेट्स फाइंड आउट पथिकेत भाई नमस्कार जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स नमस्कार आदि भाई। इंटरेस्टिंगली अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के सर्गे लैवरोव है, वो आ रहे इन द मंथ ऑफ मई में फॉरेन मिनिस्टर्स का एक मीट है ब्रिक्स का, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स। और ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, जिसका समिट शायद लेटर दिस ईयर होगा, हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में। तो अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हो रहा है या फिर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, सम स्टेटमेंट्स जो वो दे दिया या जो भी बैकग्राउंड है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ये जो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, पहली चीज तो ये है, एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि लैवरोव की तरफ से कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट माइट टेक अ रीजनल शेप। ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे ये भी खबर आ रहा है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, कि चेचन फाइटर्स जो है, जो चेचन्स जो दे हैव स्ट्रांग एलिजियंस टू द रशियन गवर्नमेंट, दे वांट टू कम इन एंड फाइट फॉर ईरान अगर ग्राउंड इन्वेशन होता है। नंबर टू, अभी जैसे स्थिति है ना, अब ये एवरी डे सम कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज फ्रॉम अमेरिका कम्स। एक दिन बोला जा रहा है कि हम ग्राउंड में जाएंगे, दूसरे दिन वी विल एग्जिट। अभी ऐसा सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का, अगर यूएस एग्जिट भी करे, द कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट एंड, क्योंकि you have wounded Iran and left it like that. So it will keep on pounding the Arab states. And Arab states then ask America, भाई कुछ करो. So it's a very vicious cycle. In the middle of the cycle, ये कब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला चलता रहेगा? सो अभी जो ये बोला जा रहा है कि ईरान को परमिशन दी गई है कि दे कैन सेल द ऑयल इन द ओशन, सी में सेल कर सकते हैं, लैंड में नहीं। टैंकर्स ले जाके कहीं पे सेल कर सकते हैं ऑयल। आई थिंक मेनी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, जिसके ऊपर अभी छूट दी गई है कि यू कैन टेल टेक ईरानियन गैस एंड ऑयल एज वेल, तो वही नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में पेमेंट होगा। और इंडिया भी, शायद इंडिया के एक बड़े रिफाइनरी ने लिया है 5 मिलियन टन का, 5 मिलियन टन ही होगा शायद, वो लिया है आई थिंक सम ऑफ एनर्जी, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या गैस हो, वी आर नॉट वेरी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने पढ़ा नहीं होता, बट आइदर ऑफ द टू। सेकेंडली, आई थिंक ब्रिक्स के देशों के बीच कोऑर्डिनेशन तो हो सकता है कि देखो, ब्रिक्स के जो देश है, दे विल नॉट बी हार्म्ड व्हेन इट कम्स टू, ये तो वैसे ही ईरान की तरफ से बोला गया है कि नौ इजराइल और अमेरिका के जहाज के सिवा कोई भी जहाज जा सकता है, बट अगर ब्रिक्स के देशों में कोई कोऑर्डिनेशन होता है, देन आई विल नॉट बी सरप्राइज। अगर जंग रुक भी जाता है, व्हाट हैपेंस देन? देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट हैपेंस देन टू द न्यूक्लियर program of Iran? What happens then to investments in Iran? Reconstruction number one. किसको कॉन्ट्रैक्ट जाएगा? अमेरिकन को तो जाएगा नहीं। अगर अमेरिकन जंग जीत के फिर वो करता तो अमेरिकन कंपनीज को जाता, एंड दैट इज ऑलवेज अ लुक्रेटिव बिजनेस। एक जगह को तबाह करो, फिर वहां का रिकंस्ट्रक्शन करो। सो देर आर लॉट एट स्टेक। नंबर वन, एक तो ब्रिक्स कोई यहाँ पे, मैं कुछ जगह देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्रिक्स क्यों नहीं आ रहा है जंग लड़ने? अरे ब्रिक्स इज नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, ब्रिक्स इज नॉट गोइंग टू फाइट। अगर रशिया इंडिविजुअली कुछ हेल्प कर रहा है, चाइना कर रहा है, दैट इज देयर कॉल। बट समवेयर व्हाट हैपेंस इज दैट मेनी ब्रिक्स कंट्रीज नाउ माइट टेक ऑयल फ्रॉम ईरान, क्योंकि अभी थोड़ी छूट दी गई है, एंड दे विल पे नॉन डॉलर डिनोमिनेशन। सेकेंडली, ब्रिक्स के साथ कुछ और कोलैबोरेशन होगा। दिस वॉर इज फार फ्रॉम ओवर, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एन इजी थिंग फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इजी इसलिए नहीं है, इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशन विद इजराइल, वेरी गुड, और उसके साथ इंडिया के फंक्शनल रिलेशनशिप ईरान के साथ भी है। ये अंतर समझना जरूरी है। इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशन विद इजराइल, एंड इंडिया हैज अ फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप विद ईरान, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस बीच में मियंडर करना, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, और ओन इंटरेस्ट को कोई सेल्फिश ना समझे। अगर 1.5 बिलियन के देश में कोई रिसेशन आ जाए ना, तो देयर विल बी अ ग्लोबल इम्पैक्ट।
So you need to keep the economy running, and हमें भी you need to ensure कि आपकी इकोनॉमी चलती रहे. So number one will be how do we ensure कि मिडिल ईस्ट ब्रिक्स के देशों के लिए तेल और एनर्जी आते रहे and there are not much disruption. Number two would be ब्रिक्स में within the BRICS, not necessarily always स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ही बात होगा. Within BRICS, how do you create an oil collaboration, energy collaboration, ताकि रेसिलियंट सप्लाई होता रहे within BRICS. क्या उसमें वो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला जो रूट है, क्या उसमें द चाइनीज विल आल्सो टेक इंटरेस्ट नाउ, क्योंकि चाइना के लिए बहुत नुकसान हुआ है व्हाटएवर इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट. सो देयर आर मेनी सबटरफ्यूजेस. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो लोग चिल्लाते रहते हैं, हमारे देश में भी कुछ नमूने हैं, देखो इंडिया जो है ना अमेरिका से परमिशन लेके फिर खरीदता है तेल. कल तो किसी सज्जन ने यह भी कहा कि अमेरिका नीड्स परमिशन फ्रॉम अमेरिका टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया एंड ईरान. तो वो सज्जन ने बोला होगा तो सही होगा. तो बात यह है कि देखो रियलिटी इज दिस, अभी तो इंडिया ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने S-400 का भी क्लियरेंस दे दिया है, एडिशनल स्क्वाड्रन्स ऑफ S-400. फिर तुंगुष्का वाला जो है ना वो एयर डिफेंस सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द S-400, मतलब वो शॉर्ट रेंज का जो है वो एयर गन्स होता है, एयर गन नहीं सॉरी, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का है. तो एयर डिफेंस, इट्स मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन्स, हाँ माउंटेड. हाँ, तो कौन सा अमेरिका से परमिशन लेके कर रहा है भाई? लोगों को समझना चाहिए. इंडिया बोलेगा कुछ भी नहीं इसमें. दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस वर्बल तू मैं, बिकॉज दैट इज वेयर थिंग्स गेट बैड. इंडिया जो S-400 ले रहा है ट्रम्प से पूछ के ले रहा है क्या? एंड देयर विल बी, आई थिंक, जैसे मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था और ये अभी आ रहा है, रशिया के साथ एक बहुत बड़ा LNG का डील होगा. So there will be again yesterday we did a program कि चाइनीज CCTV कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं किया जा रहा है. ये नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिक्स में जो इंडिया और चाइना का कोलैबोरेशन है वो कम हो जाएगा, वो नहीं कम होगा. So these are two different things, and I think within the BRICS something will come up in terms of energy collaboration. अगर वो होता है ना, that might be a very big thing even for Europe, क्योंकि आज नेटो कंट्रीज को, कल शायद यूके को ही लतारा ट्रंप ने बोला कि खुद जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकाल दो. In such a scenario, many of the countries of Europe, especially Eastern Europe, might think otherwise. अगर ब्रिक्स कुछ लाता है, I don't know whether they will bring out or not, but this is one of a possibility. How do we create a resilient supply chain for energy and critical commodities for BRICS countries? Now, reality of the war, देखिए, I don't want to get into the objectivity of the war कि सही है गलत है. I generally try to avoid that, क्योंकि उसमें कोई morality का कोई मतलब नहीं बनता. Situation is such right now, Patriot air defense system अमेरिका पोलैंड से उठा के लगा रहा है मिडिल ईस्ट में. पोलैंड में जो एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट का था या फिर दूसरे जो ईस्टर्न यूरोपियन देश में है, दैट इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रशिया, जो रशिया का हवा बना कर रखा है इन लोगों ने. अब रशिया 3-4 मिसाइल ऐसे ही फेंक दे, क्या होगा पोलैंड का? सो द वॉर हैज रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज जहां पे उनके लिए रिप्लेनिश करना चैलेंजिंग हो रहा है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद डिफेंस रिप्लेनिशमेंट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद एनर्जी रिप्लेनिशमेंट. इन सच अ सिनेरियो, can the European countries, can other NATO members, can other Western allies depend on US to secure the supply chains and supply lines? There is a question mark. दूसरी चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना पड़ेगा आपको. आप कब तक उसी के ऊपर पड़े रहोगे when you know this is going to be bad? Bab el-Mandeb, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, both are in mess. You can, हाँ, पैरेलल नेगोशिएशंस चलता रहेगा, पैरेलल नेगोशिएशन चलता रहेगा टू एंश्योर कि आपके शिप्स आते रहे, बट यू विल नॉट डिपेंड. यू विल ट्राई इन द मीडियम टर्म टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दैट प्लेस. उसके लिए आपको ऑल्टरनेट रूट्स की बात करनी पड़ी. ऑल्टरनेट रूट्स तभी पॉसिबल होगा व्हेन अदर कंट्रीज सी कि हमारे लिए भी इंटरेस्ट है इसमें. ऑब्वियसली अमेरिकंस में और मे नॉट बी हैप्पी विद दैट, बट द रियलिटी इज आपको अपना इकोनॉमी चलाना है. अभी तो सैंक्शंस ऑन, वैसे सैंक्शंस को मानता नहीं था इंडिया,
वो तो जनवरी में भी तेल लिया, जो लोग सोच रहे हैं कि मार्च से ही शुरू किया आफ्टर अमेरिका गिव परमिशन। नाउ तो एनीवन कैन टेक ऑयल फ्रॉम रशिया, वो सैंक्शन वैंक्शन उठ गया है। ईरान भी तेल बेच रहा है। ट्रम्प का वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ना, तुम हमसे तेल ले लो। दैट इज व्हाट द मैसेजिंग टू द ब्रिटिश यस्टरडे फ्रॉम अमेरिका वाज। व्हाट विल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डू, व्हाट विल अदर एशियन कंट्रीज डू? चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया की देख ले, साउथ ईस्ट एशिया के लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, हर एक के लिए अपना वॉरशिप मिडिल ईस्ट में भेज के वो सिक्योर करके लाना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए दुविधा है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे सेक्टेरियन वॉर भी हो रहा है। उनके लिए पता नहीं किससे बात करे। अरब देश नाराज हो जाएगा ईरान से बात करे तो, ईरान नाराज हो जाएगा अरब से बात करे तो, एज इट इज मोस्ट ऑफ सुन्नी कंट्रीज। तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू बाईपास दैट प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम में भिड़ना नहीं है। आई वॉन्ट एन ऑल्टरनेट रूट। अगर वो ऑल्टरनेट रूट ब्रिक्स कंट्रीज बनाने की कोशिश करे, और है व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला, तब तो इसमें मेरी अदर कंट्रीज विल गेट इन्वॉल्व। And then how the global geopolitics will shape up will be very interesting to witness. That is what my understanding is. So एक चीज तो तय है भाई, जितना भी जंग हो जाए, जो भी हो जाए, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है, this year like every year the BRICS summit is going to happen. And BRICS summit में मुझे लगता है कि this time some decisions will be taken, क्योंकि अभी जो पानी ना ऊपर सर के ऊपर चला गया है। कोई ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ ये जिम्मेदार है, हमें इसके सिर्फ खिलाफ एक मुहिम छेड़ना, ऐसा नहीं है। हाउ डू यू सिक्योर योर ओन सप्लाई चेन? तो रशिया बोलेगा मैं दूंगा तेल, मैं दूंगा गैस, मेरे साथ करो, डील्स करो, और भी बड़े डील्स करो, नॉन डॉलर में करो। यही ऑब्जेक्टिव होगा। And many other countries might start joining in. If many other countries start joining in, then can create a catastrophe for the dominance of dollar in the energy business. अगर वो होता है, how America reacts again is a very big question mark. Back to you, Adiba. That is there, and मेरा तो एक ही वो है, looking at this particular scenario, अगर आप इसको देखें जिस तरह से चल रहा है ये, is that you know this is not going to be an easy sort of a game, क्योंकि जिस तरह से Americans have been reacting and जिस तरह से लोग चीजें कर रहे हैं, that just tells you that they are at the end of the line, ठीक है, themselves, in the sense इनका जो आपका जो tolerance limit है as far as the dollar is concerned, it has gone down quite a bit, right? So this is obviously going to be quite a challenge for pretty much everyone. ठीक है, it's not going to be easy कि भैया यहाँ पर आपने ये कर दिया, वो कर दिया, and you can quietly move. They are going to be, creating chaos, और वो करेंगे। और I mean, if they go or not go, either ways, Iran is destroyed. ठीक है, ईरान की बैंड बजा दी है इन लोगों ने, एंड जाते जाते मेरे हिसाब से दे विल हिट द ऑयल बिफोर दे हिट द एनर्जी फैसिलिटीज, व्हिच इज ऑलरेडी स्टार्टिंग अप। सो ट्रम्प का जो डेडलाइन था, मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ, ये डेडलाइन, ओ वी विल नॉट टच एंड ऑल दैट, अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स वर harping on this कि देखो अब ईरान क्या करता है, उसकी तुम एनर्जी नहीं ले पाओगे। they are Americans are not targeting it, Israelis are, वो तो मार रहे हैं, वो तो लगे हुए हैं एनर्जी फैसिलिटीज पे, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के ऊपर, वो तो लगे हुए हैं। So the viability of Iran is going to be a big problem. That means this area is going to get destabilized. ठीक है जी। और अगर destabilize होता है, फिर तेल का बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एक तो रेड सी का तो गेम है ही है। मेरे हिसाब से the BRICS needs to work on an alternative supply chain apart from the Red Sea. ऐसे तो नहीं है कि भैया Bab el Mandeb and Straits of Hormuz is the only supplier of oil. आपके पास तेल हर जगह है, साउथ अमेरिका में है, कनाडा में है, अफ्रीका में भरा हुआ है। Somewhere I think non-confrontational supply routes जहां पर which is not dependent on any one of the choke points, और ये कंट्रीज को अपने आप देखना पड़ेगा। भारत के लिए मेरे हिसाब से the biggest thing, and we've moved already on Angola's oil, we've moved on South America. Brazil is asking for this thing. I think मेरे हिसाब से it should be very very important कि through the BRICS इंडिया शुड बी एबल टू अपने जो सप्लाई चेन्स हैं नॉन चोक पॉइंट रीजन्स के अंदर से आप किस तरह निकाल सकते हैं।
नहीं, हाउ कैन यू, अच्छा स्क्रू द ब्रिक्स ठीक है, बट हाउ वुड यू डू दैट, क्योंकि आपके ब्रिक्स में तो ब्राजील भी है। तो अगर आप ब्राजील से भी लोगे तो वो तो नहीं चाहेंगे कि वो ये हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ नॉन चोक पॉइंट एरियाज में से जहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस आके इन चीजों को ब्लॉक कर सकता है दोबारा से, क्रिएट केओस sort of a thing. You need to figure out supply chains which are non-choke point related. ठीक है, सो तो द सो easiest way is Africa. Africa is very good for you. आप आराम से वहां से निकाल सकते हो, स्पेशली ईस्टर्न अफ्रीका से काफी कुछ निकाल सकते हो। ब्राजील है, ब्राजील से आप निकाल सकते हो, ट्रिनिडाड टोबैगो, गयाना, यू नो, wherever possible it needs to be non risk, क्योंकि चोक पॉइंट्स अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं, टुमारो इफ दे स्टार्ट ऑफ समथिंग इन द साउथ चाइना सी, यू हैड इट। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा वायबल हो जाए, देयर विल बी अनदर चोक पॉइंट, मतलब वो ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस शुरू हो जाएगा। Yeah. So समथिंग विल बी डन ताकि that's साउथ my चाइना सी बिग प्लेयर्स। that's my point. हाँ, वो तो वो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ दे विल रिएक्ट वी डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट बहुत पॉपुलर हो जाता है, एज इन द सेंस कि अगर नॉट जस्ट इंडिया, अदर कंट्रीज आल्सो स्टार्ट बैंकिंग ऑन दैट, तब तो वो प्रॉब्लम वहां पे वो ताइवान वाला चीज आप देखेंगे, कुछ ना कुछ होगा कि वो दोनों भिड़ जाए। दैट्स वन। सेकेंडली, यू आर राइट कि आप अफ्रीका से ले सकते हो, ईस्टर्न अफ्रीका से बाईपासिंग द बैबल मंदिर आप नीचे से ले सकते हो। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो सकता है, बट अगेन अफ्रीका इज द इजीएस्ट प्लेस जहां पे आपको सिविल वॉर लगा सकते हो। अफ्रीका का जो ऑयल वॉर होता है, एनर्जी वॉर्स, आप लुक एट नाइजीरिया, वन ऑफ द, नाइजीरिया का जितना तेल है, it should have been one of the richest countries in the world, Yep, richer than any of the Arab. इस्लामिज्म अगेन, मोजाम्बिक के साथ भी क्या हुआ, 2007 में आपने वहां पर बात करनी शुरू करी विद टोटल गैस, ठीक है, पाइपलाइंस ले शुरू हुई, 2009 में वहां पर इस्लामिज्म शुरू हो गया। नहीं, वो करवाया जाता है, टोटल की जगह कोई और कंपनी होता तो नहीं होता। so all I'm शेवरॉन saying के is that, हाँ, तो मतलब वही है कि वेदर इट इज अफ्रीका, वेदर इट इज साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में भी वही होगा कि वेनेजुएला में जो होगा वो डर मंडराता रहेगा कि भाई इसके ऊपर अगली बारी ब्राजील की है या अर्जेंटीना की है, दैट इज अ फियर ऑलवेज। एंड व्लादिवोस्तोक चेन्नई का सबसे आसान रूट है कि चीज है कि ताइवान में क्राइसिस लगा दो, साउथ चाइना सी फिर हो जाएगा शुरू। सो ऑल इन ऑल, आपके इतने सारे सप्लाई चेन्स में अपने इतने सारे रूट्स, जितने सारे यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल, क्योंकि एवरीवन वुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड सेकेंडली, एज अ कंट्री यू नीड टू इंश्योर कि आपके आपके खुद के डिप्लोमेटिक जो कैपेसिटी है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके जहाज को नहीं छुएगा। अगर वो भी होता है फिर भी देयर आर प्रॉब्लम, क्योंकि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होता है। अगर जहां से तेल ले रहे हो वो अगर वो रिफाइनरी जल रहा है तो आप क्या करोगे? ऑयल फील्ड जल रहा है तो आप क्या करोगे? आपके आपके फ्लैग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंड देन यू हैव एब्सोल्युटली नो ऑप्शन बट टू एक्सप्लोर विद इन व्हाट इज अवेलेबल विद इन योर कंट्री। दैट अब इस हिसाब से अगर आप देखें, तो ये जो नक्सल मुक्त भारत का अभियान था, दैट एंटायर रेड कॉरिडोर जिसको आज खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट, and that was outcome of political conviction of the present government, of course the huge sacrifices and valor of the central police forces and state police forces, बट वो पॉलिटिकल लीडरशिप वाला इशू इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस पहले भी थे लेकिन उनको खुली छूट नहीं थी। ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो रेड कॉरिडोर है, इसमें जितने सारे आपके मिनरल्स हैं, इसमें जितना आपके कैपेसिटी है ऑफ एक्सप्लोरिंग, वो अब तक अनटैप्ड था। और मेरे लिए, अगर इन माय हम्बल ओपिनियन, आई एम नॉट गिविंग एन एक्सपर्ट एडवाइस, मुझे लगता है कि इंडिया शुड स्टार्ट एज मेनी थर्मल पावर प्लांट्स एज पॉसिबल। ये जितने सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट आते हैं ना, उनको थप्पड़ मारो जाते हैं। ये लोग, जंग के टाइम कोई नहीं बोलता कि क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है। सो यू फोकस ऑन थर्मल एनर्जी, सब्सिडाइज इंडक्शन कुकर्स, इंडक्शन स्टोव्स, और जैसा फोकस आपका रिन्यूएबल एनर्जी में है वो रहेगा। दैट इज द एंड। अगर आपका एनर्जी मैट्रिक्स सही होता है, रेवेन्यू मॉडल इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू मॉडल ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे जितने सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये पैसे नहीं देती है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, जो प्राइवेट सेक्टर में पावर प्रोड्यूस करता है। ये एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व इट। एक लेजिस्लेशन
आने का टाइम था, पहले रुका गया, बहुत सारे पॉलिटिक्स इस देश में होता है। The issue is that you need to focus more on energy production within the country, thermal, चाहे वो thermal हो तो thermal ही हो, and then focus on number one, more of electric vehicles, alternate cooking mechanism, पाइप पीएनजी वाला है ही, उसके बैकअप से आप यू नीड टू हैव मोर इलेक्ट्रिक स्टोव, उसको ऊपर सब्सिडी देना है दे दो, एंड सोलर, रूफटॉप सोलर, उसको और सब्सिडी देके उसको उसको प्राइमरी कर दो, सो दैट योर डिपेंडेंस ऑन एलपीजी कम्स डाउन। और ये एक दिन में नहीं होता, इट्स अ कैलिब्रेटेड लॉन्ग टर्म अप्रोच, मीडियम टर्म अप्रोच, बट आई थिंक यू नीड टू स्प्रेड आउट योर बास्केट। अगर इफ यू हैड 40 कंट्रीज जहां से आप तेल ले रहे हो, विच इज फाइन, बट 40 कंट्रीज का 40 रूट्स नहीं होता है, रूट्स आपके 3-4 ही है, और 3-4 रूट्स में भी प्रॉब्लम होगा, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेट, जितने सारे ऑल्टरनेट्स। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 1 डिकेड आपके लिए। इसीलिए ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू वेज वॉर अगेंस्ट एनीवन, बट आपके सप्लाई चेन्स को रेसिलिएंट बनाना पड़ेगा। आपके साथ रशिया के अगर एनर्जी डील होता है, यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड लॉन्ग टर्म प्राइसिंग, कि प्राइस बढ़े कम हो, आई विल गिव दिस प्राइस ओनली। देखिए मार्केट्स जो होता है ना, इंडस्ट्री जो होता है, वो दे वांट स्टेबिलिटी, नाइदर दे वांट वेरी हाई, नाइदर दे वांट वेरी लो, दे वांट अ स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी अगर आ जाए, थिंग्स विल बी बेटर, बट स्टेबिलिटी लाने नहीं दिया जाएगा, and you need to constantly ensure that you can continue to perform as an economy, as a society. You can continue to improvise and innovate in spite of instability all around. That is where your resilience comes in, और वो उसके लिए भी ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट समिट। मुझे लगता है इस बार जो G7 का समिट होगा, उससे ज्यादा फोकस ब्रिक्स में होगा, क्योंकि G7 में क्या होगा आज, इस बार G7 में होगा कुछ नहीं, क्योंकि G7 में व्हाट विल दे से? आपने यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट करवाया, एनर्जी क्राइसिस, आपने मिडिल ईस्ट वाला किया, एनर्जी क्राइसिस। ना यूक्रेन वॉर का कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी है, ना मिडिल ईस्ट वॉर का कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपने करना, आपको जो करना था आपने तो कर दिया, बट वेयर इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी? देयर इज नो एंड ऑफ वॉर। आप देखिए यूक्रेन में कोई जंग खत्म नहीं हो रहा है, मीडिया में कवरेज कम हो गई है, लेकिन जंग खत्म नहीं हो रहा है। इफ यू आस्क मेनी पीपल, वहां पे तो ये बोला जा रहा है जंग तो अभी पीक पे गया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है धुरंधर जैसी, और इसमें ये वाला आ गया। अच्छा, इसमें आइसिंग ऑन द केक विल बी इफ समथिंग हैपेंस इन साउथ चाइना सी। अब मुझे लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दैट इट्स गोइंग टू स्टार्ट, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बैक टू यू। या ये तो चलता रहेगा यार, दिस इज गोइंग टू बी यू नो, बोलते हैं ना, टाइम ऑफ बैटल। चलो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस, एंड ऑफ कोर्स अभी धीरे धीरे करके इट्स ऑलरेडी अप्रैल, वी आर एट द 1st of April, so I hope nobody's made a fool today, but in any case, May is not that far. देखते हैं क्या होता है, किस तरह से ये गेम खुलती है, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, check out the description, join our groups, and I shall catch up with you with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।